नमस्कार दोस्तों। आज हम वापस कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमने उससे आगे बढ़ते हैं और हमने बात कर ली थी समाजशास्त्र के अर्थ की और हम बात कर रहे थे उसके उद्भव को लेकर। और आपको पता उद्भव में लेकर के हमने उस पर बात करी थी किसको लेकर, सेंट साइमन को। सेंट साइमन की हमने बात कर ली थी और मैंने कहा था, आपको बताया भी था उस क्लास के अंदर कि सेंट साइमन चाहते थे कि एक ऐसा विषय जिसके अंदर सामाजिक जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनका एक विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्या किया जा सके, अध्ययन किया जा सके। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया और आपको बताया था मैंने, इन्हीं के शिष्य थे जिसका नाम था अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे, जिन्हें आपको पता है समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। यहां तक हमने चर्चा कर ली थी, अगस्त काम्टे को लेकर सारी चीजें हमने कर ली थी। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे समाजशास्त्री हुए जिन समाजशास्त्री का नाम है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं और आपके एग्जाम्स में इनसे एक या दो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा सकते हैं। अब क्या है, इमाइल दुर्खिम के बारे में ध्यान रखिएगा। इमाइल दुर्खिम ने अगस्त काम्टे के जो विचार थे जिनको वो व्यवहारिक रूप से स्थापित करना चाह रहे थे, चाहा भी था और किया भी था, उसको एक व्यवस्थित रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो इमाइल दुर्खिम को जाता है। इमाइल दुर्खिम का मतलब जिन्होंने समाजशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन किया। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, समाजशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन किया। इसी कारण से इन्हें समाजशास्त्र को अकादमिक रूप से स्थापित किया। जब इतना कार्य इन्होंने किया कि जो साइंटिफिक अप्रोच लेकर आए, किसके अंदर, समाजशास्त्र के अंदर, उनके अंदर कुछ रूल्स, कुछ मेथड्स लेकर आए जिसके आधार पर उसको समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाया जा सके। इसी के कारण इमाइल दुर्खिम को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। ये चीज आपके द्वारा याद हो जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैं फिर बता रहा हूं। और जब इन्होंने इसकी चर्चा करी तो आपको पता होगा कि इमाइल दुर्खिम के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण बुक लिखी गई, उसको याद रखिएगा, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। अब आप इस नाम से ही समझ गए होंगे, मेथड, एक प्रक्रिया के बारे में बताया, समझ में आ गया। व्यवस्थित करने का श्रेय इनको जाता है। ये खुद भी कहां से संबंध रखते थे तो आपको ध्यान है, इनका खुद का संबंध ही कहां से था, इनका संबंध भी फ्रांस से था। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने अपने अध्ययन में किसको शामिल किया, दो चीजें आप स्पेशल याद रखिएगा। एक तो इन्होंने अपने अध्ययन में सामाजिक तथ्य एवं सामूहिक प्रतिनिधानों को शामिल किया। ये दो नाम, ये कीवर्ड आपको पता हो जाने चाहिए। सामूहिक प्रतिनिधानों का मतलब जो समाज को एक रूप में स्थापित करते हैं, एक सिंबल के रूप में स्थापित करते हैं जिसको देखकर आपके अंदर सारे के सारे समाज को दिखाई देता है, वो सामूहिक प्रतिनिधान है। जैसे हम भारत की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, ये क्या है कि ये पूरे भारत को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, सामूहिक रूप से उनको प्रतिनिधित्व देते हैं। सेम वो बात इन्होंने सोशियोलॉजी के अंदर कही, ठीक है, और फैक्ट्स की बात इनके द्वारा कही गई। तो ये इमाइल दुर्खिम के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम बात कर रहे थे विकास को लेकर, उद्भव को लेकर, और हमने बात करी थी किससे, स्टार्टिंग करी थी कहां से, फ्रांस से। और आपको पता होगा, मैं फिर बता चुका हूं, ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों कहां से, फ्रांस से। और हमने अब फ्रांस की बात कर ली है कंप्लीट। अब फ्रांस के बाद हम आगे चलते हैं और आगे चलकर हम बात करते हैं इंग्लैंड में।
इंग्लैंड के अंदर आपको दो व्यक्तियों को याद करना है। एक व्यक्ति का नाम है J.S. मिल और दूसरे का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। ये याद रखिएगा, पहले J.S. मिल और दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर। फ्रांस से जो विचारधारा शुरू हुई वो कहां पहुंची? इंग्लैंड में पहुंची, इसको ध्यान रखिएगा। अब इंग्लैंड के एक J.S. मिल समाजशास्त्री के रूप में तो ना हो करके ध्यान रखिएगा एक प्रोफेसर थे, और कहां पर थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये क्या थे? प्रोफेसर के रूप में थे। और यहीं पर इन्होंने समाजशास्त्र को लेकर क्या कहा? एक चीज तो इन्होंने कही, समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है, की अवैध संतान। एक चीज तो ये याद रखनी है आपको इनके बारे में, इन्होंने ये कहा क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कोई भी विषय, जो कोई सब्जेक्ट, उसका जो नाम हो वो कहीं ना कहीं एक भाषा से संबंधित होना चाहिए, लेकिन इस सोशियोलॉजी का नाम दो भाषाओं से, जबकि नाम एक भाषा का होना चाहिए, इसलिए इन्होंने इन भाषाओं को क्या कहा? दो भाषाओं की अवैध संतान। अवैध शब्द का इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, पहली चीज। दूसरी, इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी जो है, इस सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी का प्रयोग करो। सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का इन्होंने प्रयास किया, ये ध्यान रखिएगा। ये दो चीजें J.S. मिल के बारे में कही जाती है। इसी कारण से J.S. मिल को, ध्यान रखिएगा, J.S. मिल को इंग्लैंड में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। J.S. मिल के बारे में हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर के रूप में थे, और प्रोफेसर भी अगर आप बात करो तो इंग्लिश के थे, लेकिन समाजशास्त्र पर इनकी भी अप्रोच थी, और इन्होंने दो चीजें कही, वो दो चीजें आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे। अब बात करें हर्बर्ट स्पेंसर की, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो सोशियोलॉजी की जो अध्ययन किया वो कहीं ना कहीं जीव विज्ञान से प्रभावित था। जीव विज्ञान से प्रभावित था, और इन्होंने समाज की तुलना सावयव से की, यानी कि शरीर से की। इन्होंने कहा जिस प्रकार शरीर के अलग अलग अंग होते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं, इंडिविजुअल रूप से ना करके सारे जुड़कर कहीं ना कहीं काम करते हैं, उसी तरीके से समाजशास्त्र के अंदर बहुत सारी अंतःक्रिया होती है। उन सारी अंतःक्रियाएं आपस में कर ही वो किसका निर्माण करते हैं? समाज का निर्माण करते हैं। तो समाज की तुलना सावयव यानी कि शरीर से, यानी कि जीव से किसके द्वारा की गई? पहली चीज। दूसरे, इनके द्वारा जो J.S. मिल है, उन J.S. मिल के द्वारा जो शब्द दिया गया था इथोलॉजी, उस इथोलॉजी का इन्होंने खंडन कर दिया कि शब्द इथोलॉजी ना होकर के शब्द क्या रहेगा? सोशियोलॉजी ही रहेगा। तीसरी चीज, एक चीज और इनकी ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, कई पुस्तकें लिखी गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक 3 खंडों में लिखी गई है। इसके कितने खंड हैं?
3 पार्ट है इसके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल इनके द्वारा लिखी गई, और भी बुक इनके द्वारा बहुत सारी लिखी गई, लेकिन फिर भी और लिखना चाहता हूं तो डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी भी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मानी जाती है। तो ये बात हो गई इंग्लैंड की। अब इंग्लैंड के बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, यूएसए की। जब यूएसए की हम बात करते हैं तो यूएसए के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अमेरिका के अंदर समाजशास्त्र, समाजशास्त्र की अकादमिक रूप से शुरुआत हुई। समाजशास्त्र की अकादमिक रूप से शुरुआत अगर कहीं से मानी जाती है तो वो मानी जाती है अमेरिका से। अब 2 क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा था समाजशास्त्र का उद्भव या उत्पत्ति कहां से हुई, तो मैं आपको बता चुका था फ्रांस से हुई। फ्रांस में भी बात करें तो यूरोप महाद्वीप आ सकता है, लेकिन आपसे पूछे समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक अकादमिक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में स्थापित करने की जो प्रक्रिया सबसे पहले जो प्रारंभ हुई वो कहां से हुई, यूएसए से। अकादमिक रूप से ब्रैकेट में विषय लिख लीजिए, अकादमिक विषय के रूप में शुरुआत कहां से मानी जाती है, यूएसए से मानी जाती है। अब यूएसए के अंदर एक येल यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, ये याद रखिएगा, इसके अंदर 1876 और 77 के अंदर कहा जाता है कि इस सोशियोलॉजी का एक विषय के रूप में प्रारंभ माना जाता है, पहली चीज। दूसरी एक चीज और इससे जोड़कर रखिएगा, यहीं पर ये प्रोफेसर के रूप में, जिनका नाम था ग्राहम समनर, प्रोफेसर समनर, प्रोफेसर समनर जो कि यहां पर प्रथम सोशियोलॉजी के प्रथम प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं, समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर के रूप में समनर को जाना जाता है। एक इनकी पुस्तक आपको पता होगी, मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं, फोकवेज, जन रीतियों के बारे में इनके द्वारा बात बताई गई, और इस पुस्तक के बारे में हमने बता भी रखा है पुराने वीडियो में कि इनके इस पुस्तक के अंदर इन्होंने समूह के बारे में बात बताई, एक अंत्य समूह, एक बाह्य समूह, जिसके अंदर वी और दे ग्रुप की इन्होंने कल्पना करी, जन रीतियों के आधार पर कहीं ना कहीं समाजशास्त्र का अध्ययन किया। तो ये महत्वपूर्ण चीज आपको यूएसए की पता होनी चाहिए, एक चीज ये हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि इसके बाद भारत, कहां पर, भारत। भारत में बात करने से पूर्व एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा था अकादमिक रूप से, अकादमिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास, तो आपको याद रखना है सबसे पहले यूएसए, यूएसए के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद इंग्लैंड, और इंग्लैंड के बाद हम बात करेंगे अपने देश की, किसकी, भारत की। यानी कि लगभग यहीं पर ही आपसे बात करें 1876 के आसपास, 1889 के आसपास, 7 के आसपास, और ये 1914 से शुरुआत इसकी मानी जा सकती है। तो अकादमिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास यूएसए में, फिर फ्रांस में, फिर इंग्लैंड में और भारत में। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो फ्रांस,
इंग्लैंड, फिर यूएसए और फिर कहीं ना कहीं भारत आपको दिखाई देगा। लेकिन अकादमिक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय यूएसए को जाता है, प्रोफेसर समनर को जाता है और येल यूनिवर्सिटी को जाता है। इस पर हम चर्चा कर चुके थे। अब बात करते हैं किसको लेकर, भारत को लेकर, कि आखिर भारत के अंदर समाजशास्त्र का किस तरीके से विकास हुआ, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, भारत की बात करते हैं। सबसे पहले यहीं पर ही पढ़ते हैं, भारत। जब भारत की बात करते हैं तो देखिए, भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत 1940 से मानी जाती है। और कौन सी यूनिवर्सिटी से? बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। लेकिन कहते हैं इसका औपचारिक इसकी शुरुआत इसकी औपचारिक जो शुरुआत है वो 1919 से मानी जाती है। अब आपके एग्जाम्स में 1919 ना आए तो ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट रूप से पूछ ले, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ये याद रखिएगा। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। दूसरी चीज कि जब इसकी शुरुआत हुई औपचारिक रूप से, तो यहां पर अलग से समाजशास्त्र का विभाग बनाया गया और इस विभाग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे सर पैट्रिक गेट्स। पैट्रिक गेट्स प्रथम विभागाध्यक्ष, इसको याद रखिएगा, इस नाम को, पहली चीज। और सर पैट्रिक गेट्स के द्वारा नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन किया, ये याद रखिएगा। ये दो चीजें, भारत में शुरुआत 1919 बॉम्बे से मानी गई, औपचारिक शुरुआत हुई 1919 प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और यहां पर एक विभाग अलग से समाजशास्त्र का बनाया गया और उस समाजशास्त्र के पहले अध्यक्ष के तौर पर किसको बनाया? सर पैट्रिक गेट्स को। तो इन्हीं को भारत के अंदर पहला प्रोफेसर के रूप में भी जाना जाता है, सर पैट्रिक गेट्स। और इन्होंने नगरीय समाजशास्त्र की कहीं ना कहीं अध्ययन प्रारंभ किया, उनका क्षेत्र का जो विषय था। अब इसी विभागाध्यक्ष के आगे चलकर घूरिए और आगे चलकर कहीं ना कहीं के.एम. कपाड़िया भी इसी बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के क्या बने? विभागाध्यक्ष बने। घूरिए और साथ साथ में याद रखिएगा कौन? के.एम. कपाड़िया। तो दोनों नाम आपको याद रखने, क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से कौन कौन संबंधित है। तो एक तो पैट्रिक गेट्स हो गए और एक जी.एस. घूरिए और साथ में के.एम. कपाड़िया, पहली चीज। और इस पैट्रिक गेट्स के प्रदेश विभागाध्यक्ष बनने के बाद सेकेंड नंबर पर कौन बने? घूरिए। और थर्ड नंबर पर कौन बने? के.एम. कपाड़िया। घूरिए के बारे में भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। कब बने? तो 1924 के अंदर ये इसके विभागाध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें भारत में, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके बाद 1924, ध्यान रखिएगा 1924 के आसपास लखनऊ विश्वविद्यालय, उसके बाद 1938 के आसपास पुणे विश्वविद्यालय। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इससे भी पहले बात करें तो लगभग 1917 के आसपास कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी थी।
ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अब एक दो फैक्ट आपको स्पेशल याद रखने हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित कौन थे? तो आपको पता है राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी का आपको याद रखना है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसी विद्यालय से एक और व्यक्ति थे, अक्षय कुमार देसाई। AR देसाई का नाम भी यहां से पूछा जा सकता है, इसको जाने। राधा कमल मुखर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था, इन्होंने सामाजिक मूल्यों पर कहीं ना कहीं अध्ययन किया, और AR देसाई ने कहीं ना कहीं मार्क्सवादी उपागम का प्रयोग किया, यानी कि मार्क्स के आधार पर ही कहीं ना कहीं अध्ययन प्रारंभ किया, इसको ध्यान रखिएगा। पुणे विश्वविद्यालय की बात करें तो इरावती कर्वे, यहां पर विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया, एक मानव शास्त्री के रूप में इन्होंने काम किया, इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता। इन्होंने भी अपना जो विषय है नातेदारी, किनशिप को बनाया, मुख्य जो इसका आधान था वो किनशिप के रूप में इनके द्वारा बनाया गया। तो ये कुछ जानकारी थी जो किससे संबंधित थी? उद्भव से संबंधित थी। मैंने कहा सेंट साइमन, अगस्ट काम्टे और इमाइल दुर्किम, तीनों का संबंध कहां से? फ्रांस से। फ्रांस में किस तरीके से बना। उसके बाद इंग्लैंड पहुंचा, इंग्लैंड में दो कैरेक्टर याद रखिएगा, JS मिल और हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर के बाद यूएसए के अंदर येल यूनिवर्सिटी, समनर, फोकवेज पुस्तक। भारत की बात करें तो बॉम्बे के अंदर भी औपचारिक शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विभागाध्यक्ष के रूप में पैट्रिक गेट्स, और उसी विभागाध्यक्ष के बाद बने कौन? JS घोरिये, KM कपाड़िया। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 17 के अंदर कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी कहीं ना कहीं इसका प्रारंभ हो गया। 1914 लखनऊ विश्वविद्यालय में, 38 में पुणे में राधा कमल मुखर्जी, AR देसाई का संबंध कौन सा? लखनऊ विश्वविद्यालय से। पुणे विश्वविद्यालय से इरावती कर्वे प्रथम महिला मानव शास्त्री के रूप में इनको जाना जाता है। ये कुछ चीजें आपको बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। कुछ जब हम सोशियोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ समाजशास्त्रियों के बारे में हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें घोरिये, कपाड़िया, राधा कमल मुखर्जी, AR देसाई, इरावती करे, मजूमदार, PH प्रभु, ये कुछ M श्रीनिवासन, ये 5-7 भारतीय जो समाजशास्त्री थे जिनसे आपके एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जाता है, उन पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो इस चीज को देखिएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, वो क्या होगा? वो होगा समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। क्या समाजशास्त्र कला है? क्या समाजशास्त्र विज्ञान है? अगर विज्ञान है तो विज्ञान का आधार क्या होता है? विज्ञान किसको माना जाए, इस बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे उसका क्षेत्र, उसका स्कोप, फॉर्मल स्कूल, सिंथेटिक स्कूल क्या होते हैं, स्वरूपात्मक क्या होता है, समन्वयात्मक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे उसके विषय वस्तु को लेकर, मैटर को लेकर, और उसके बाद बात करेंगे संप्रदाय को लेकर, मानवीय परिप्रेक्ष्य और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, और लास्ट में हम बात करेंगे समाजशास्त्र से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। तो उस पर देखेंगे डिटेल में। आज की क्लास अगर आपको वास्तव में अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।